ये मानना पड़ेगा कि 56 इंच की छाती रखता है हमारा चौकीदार, यानी 56 इंच की छाती रखता है हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन एक चीज में, मात्र एक चीज में, और वो है झूठ। दबा के झूठ बोलता है बिंदास। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको नरेंद्र मोदी में, और मैं कम से कम 6 साल से 7 साल से ये रिसर्च कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कब सच बोला, माफ कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से ये मैं बात कर रहा हूं, आज तक मुझे एक भी सच नहीं मिला। और ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बंदा, कोई भी भारत का एक भी आदमी अगर मुझे बता दे कि नरेंद्र मोदी ने ये सच बोला, तो कम से कम उसका चरण तो मैं जरूर छूऊंगा। कोरोना वायरस लाने के पीछे सीधे सीधे सत्ता का हाथ है, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का हाथ है। पालघर में एक ऐसी घटना होती है जो नॉर्मली मॉब लिंचिंग की घटना है, जो पूरी मोदी मीडिया है, मोदी का सोशल टीम है, और पूरी टीम मिलकर के तुरंत इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। वो छटपटा रहे हैं कि कैसे कहीं से कोई भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल जाए और हमको कोरोना से जो भी आज मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, सरकार, लोग मुसीबत झेल रहे हैं, उससे हट करके इस काम में लग जाए। देश की जीडीपी चरमरा गई, देश की व्यवस्था चरमरा गई, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया। पूरा देश 24 मार्च से लेकर के 3 मई तक लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन का जिम्मेदार कौन है? इसमें जो मर रहे हैं उनका हत्यारा कौन है? मैं कहता हूं हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि काम उसी ने किया, गलती उसी ने की, साजिश उसी ने रची, उसको ही जरूरत थी कोरोना की। कोरोना के बहाने अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही उसको जरूरत थी, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। लोग सवाल करने लगे थे गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, किसानों की आत्महत्या पर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। इसीलिए कोरोना को आने दिया गया। इट्स अ साजिश, इट्स कॉन्स्पिरेसी, और इस कॉन्स्पिरेसी का सीधा आपका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू, और ये पूरा भारत कहेगा, आज नहीं कह रहा है। जो जिंदा रहेगा वो एक बच्चा बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस फैलने दिया, और कोरोना वायरस भारत में फैलाने के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, ये भारत पूरा बोलेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महामारी के समय भी अमीरों और गरीबों में जिस तरह से फर्क करके उनसे व्यवहार किया जा रहा है, ये असहनीय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस महामारी में पूरी कोशिश ये की जा रही है सरकार द्वारा, सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार की मीडिया द्वारा, जिसे सीधे कह सकते हैं मोदी मीडिया द्वारा, पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ट्रायंगल्स किया जा सके। सरकार, लड़ाई अब ये क्या है? सरकार और महामारी के बीच पीस कौन रहा है? जनता। सरकार और महामारी के बीच युद्ध है, और ये युद्ध जानकर छेड़ा हुआ युद्ध है, ये जानबूझकर छेड़ा हुआ युद्ध है महामारी और सरकार के बीच। उसमें आम जनता पीस रही है। उन गरीबों के दिलों में जिन गरीबों की कोई गलती नहीं है, गरीबों ने विदेश जाकर के पढ़ाई करने के लिए विदेश जाकर के और वहां से कोरोना नहीं लाए, गरीब विदेशों में जाकर के अपनी व्यापारिक यात्राएं करके वहां से कोरोना नहीं लाए, गरीब कहीं अपने ही प्रदेश में, अपने ही भारत में ही एक दूसरे से दूसरी जगह कॉलेजों में किसी अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए या जो भी हो, या व्यापार करने के लिए जाकर के वहां से कोरोना ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। कोरोना अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है तो वो मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग से ज्यादा अपर वर्ग है जो हवाई जहाजों में चलता है। गलती सरकार की है, सरकार ने गलती की, सरकार ने समय से पहले कोई निर्णय नहीं लिया, सरकार ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस लाया और उसे फैलने दिया। गलती सरकार की है,
और उसके बाद अगर किसी की गलती है तो उन अपर मध्य वर्ग या टॉप वर्ग के लोगों का, अमीरों के लोगों का, जो विदेशों में घूमते हैं और यह पता चल गया कि विदेशों की फ्लाइटों में बैठकर कोरोना भारत आएगा, फिर भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों को लॉकडाउन नहीं किया गया, यह एक अपराध था। और नमस्ते ट्रंप कैंसिल नहीं किया गया, यह भयानक अपराध था, जिसकी सजा आज अहमदाबाद और गुजरात भुगत रहा है। हमारे गुजराती भाई भुगत रहे हैं। और आपने देखा कि एक ऐसा हृदय विदारक सीन आया कि लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, संक्रमण उनको हो चुका है, उनको डॉक्टर डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन उनको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे 25-30 लोग सड़क पर अपना लाइव वीडियो बना करके सहायता मांग रहे हैं। यह है गुजरात मॉडल और गुजरात की सरकार और नरेंद्र मोदी का मॉडल और नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश। तो आप सोचिए कि औरों के साथ वो क्या कर रहे होंगे। आज उन गुजराती भाइयों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपके इस चौकीदार को, आपके इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आपका कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप एक वोटर हैं, इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। आप एक स्लैव हैं, आप एक गुलाम हैं और आपको गुलामों की तरह यूज किया गया। पूरे भारत को खतरे में डाल करके नमस्ते ट्रंप किया गया। 30 जनवरी को ही जब कोरोना वायरस आ गया था भारत में, तो नमस्ते ट्रंप करने के लिए पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला रखा गया, स्क्रीनिंग नहीं किया गया। और आपका चौकीदार आकर के मीडिया में सीधे बोलता है कि जब भारत में एक भी कोरोना केस नहीं था, 30 जनवरी को ही कोरोना केस पहला आ गया था और 2 फरवरी 3 फरवरी तक तो 3 केस हो चुके थे। केरला में पहला पदार्पण हो चुका था, यह तय हो चुका था कि फ्लाइट में बैठ के आएगा, लेकिन उसके बाद भी आपका चौकीदार कोई कदम नहीं उठाता। लेकिन अब यह मानना पड़ेगा कि 56 इंच की छाती रखता है हमारा चौकीदार, यानी 56 इंच की छाती रखता है हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन एक चीज में, मात्र एक चीज में, और वो है झूठ। दबा के झूठ बोलता है, बिंदास, बंदे में दम है। मैं मानता हूं, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको नरेंद्र मोदी में, मैं तो हमेशा उनकी निगेटिविटी ढूंढता रहता हूं और आप लोगों के सामने लाता हूं, मैं ढूंढ ही नहीं पाता कि उनके अंदर कोई पॉजिटिविटी हो, कुछ पॉजिटिव उन्होंने अपनी लाइफ में किया हो, अपने पूरे जीवन में कभी वो सच बोला हो। मैं रिसर्च कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं और मैं कम से कम 6 साल से 7 साल से यह रिसर्च कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कब सच बोला था। माफ कीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से यह मैं बात कर रहा हूं, आज तक मुझे एक भी सच नहीं मिला। और यह मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बंदा, कोई भी भारत का एक भी आदमी अगर मुझे बता दे कि नरेंद्र मोदी ने यह सच बोला था, तो कम से कम उसका चरण तो मैं जरूर छू लूंगा और उसको अपना गुरु बना लूंगा। एक झूठ, एक सच की बात कर रहा हूं। मुझे तकलीफ इसी बात की है कि क्यों अमीरों के बच्चों को बसों में बिठाकर घर तक पहुंचाया जा रहा है और क्यों गरीबों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। यह मेरा ऑब्जेक्शन है, यह मेरी तकलीफ है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसी समय जहां सरकार इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ, जिन मजदूरों की बनाई हुई ये मेट्रो सिटियां हैं, जिन मजदूरों के जिनकी मजदूरों की मजदूरी पर पूरा भारत टिका हुआ है, उन मजदूरों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इतना बड़ा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों कुछ लोगों को बसों में बिठा करके, हाईटेक बसों में बिठा करके, एयर कंडीशन बसों में बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए घर तक पहुंचाया जा रहा है, और क्यों कुछ मजदूरों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? और वो मजदूर ऐसे हैं जो अपना तो पेट पालते हैं, अपने परिवार का भी पेट वही पालते हैं। अगर कुछ कमाते हैं तो अपने परिवार को भी वही भेजते हैं। अब ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूरों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार
आपको खलता है या नहीं खलता, मेरा तो दिल दहलता है। तो देखिए, पालघर में एक ऐसी घटना होती है जो नॉर्मली मॉब लिंचिंग की घटना है, और जो मारे गए हैं उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वो दुर्दंत हत्यारे जिन्होंने इन्हें मारा, उनको जितनी सजा दी जाए वो कम है। लेकिन प्रश्न ये तो सरकारी कार्य है जो सरकार करेगी, उनको दंड देने का और इस बात को सामने लाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पूरी मोदी मीडिया है, मोदी का सोशल टीम है, और पूरी टीम मिलकर के तुरंत इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। कहने का अर्थ यह है कि छटपटा रही है, यानी मोदी मीडिया जो है और मोदी का आईटी सेल जो है, वो छटपटा रहे हैं कि कैसे कहीं से कोई भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल जाए और हमको कोरोना से जो भी आज मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, सरकार लोग मुसीबत झेल रहे हैं, उससे हट करके इस काम में लग जाए। अब देखिए, अगर ये अभी तो बहुत से न्यूज चैनल सामने आ गए, उद्धव ठाकरे सीधे मैदान में उतर आए कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, इसे सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, वरना पूरी ताकत लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने इसे सांप्रदायिक रंग देने के लिए। यहां तक कि राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते। इतना बड़ा घोटाला कर डाला। जमात का घोटाला किसने किया? पुलिस और सरकार के मिली भगत थी। तो सरकार खुद अभी अंतिम मुद्दे पर, अगले मुद्दे पर आएंगे। कोरोना वायरस लाने के पीछे सीधे सीधे सत्ता का हाथ है, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का हाथ है। और इसका जवाब आज तक मैं शुरू से पूछ रहा हूं कि आखिर कोरोना वायरस के अपराधी तो सरकार है, कोरोना वायरस के अपराधी तो विदेशों से जाकर वापस आने वाले और अपनी यात्रा को छुपा कर रखने वाले और सरकार उन्हें छुपाने में साथ देने वाले ऐसे लोग हैं। कोरोना वायरस के अपराधी तो वो सरकार है जो अपनी हवाई जहाज भेज करके दूसरे देशों से उठा करके कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को ला करके भारत में पटक रही थी और बिखेर रही थी। इन गरीबों की क्या गलती है, मेरा कहने का अर्थ है। तो यह सजा इन गरीबों को क्यों दी जा रही है? गरीबों से ही लॉकडाउन क्यों करवा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा भार गरीबों पर ही क्यों डाला जा रहा है? सरकार सहित देश की सारे प्रादेशिक सरकारें भी क्यों उम्मीद करती हैं कि सिर्फ मजदूर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे? नरेंद्र मोदी, विनती करके मैं कहता हूं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आप गुनहगार हो भारत के, आप मजदूरों के गुनाह। आज अगर 500 से ज्यादा 600 के आसपास हो चुका है, आज 600 लोग अगर मर गए हैं, उसका हत्यारा कौन है? अगर मुझसे पूछो तो मैं सीधे कह रहा हूं, आपका प्रधानमंत्री। और आपका प्रधानमंत्री आपके सामने आकर के झूठ भी बोलता है कि मैंने समय से फैसला ले लिया था, इसके लिए लोग कम मरे। अब 600 लोग मर गए, 6000 मर जाते तब संतोष था। और क्या जाने कल तक मर ही जाए। देश की जीडीपी चरमरा गई, देश की व्यवस्था चरमरा गई, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया। पूरा देश 24 मार्च से लेकर के 3 मई तक लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन का जिम्मेदार कौन है? इसमें जो मर रहे हैं उनका हत्यारा कौन है? मैं कहता हूं हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि काम उसी ने किया, गलती उसी ने की, साजिश उसी ने रची। उसको ही जरूरत थी कोरोना की। कोरोना के बहाने अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही उसको जरूरत थी, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। मीडिया बोलना शुरू कर दी थी, लोग सवाल करने लगे थे। गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, किसानों की आत्महत्या पर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। इसीलिए कोरोना को आने दिया गया। इट्स अ साजिश, इट्स कॉन्स्पिरेसी। और इस कॉन्स्पिरेसी का सीधा आपका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। और यह पूरा भारत कहेगा, आज नहीं कह रहा है,
पूरा विपक्ष कहेगा, पूरी मीडिया कहेगी, कुछ मीडिया जो दलाल है वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मीडिया भी कहेगी, पूरा भारत कहेगा, एक एक आदमी कहेगा, भारत का बच्चा बच्चा कहेगा कि नरेंद्र मोदी इज द कॉन्स्पिरेटर। जो जिंदा रहेगा वो एक एक बच्चा बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस फैलने दिया और कोरोना वायरस भारत में फैलाने के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। ये भारत पूरा बोलेगा। आज नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, आज मीडिया भी ये कहने से डरती है। मीडिया अब सोचिए, जो मीडिया कैमरा लेकर के मुसलमानों को ढूंढते फिर रही है कि कहीं से कोई मुसलमान मिल जाए और उसी के ऊपर विलन पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए। अब देखिए, 2 दिन में इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया गया कि पालघर की घटना को हिंदू मुसलमान की घटना बता दी गई। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अगर थोड़े मीडिया जो सच बोलने का साहस करते हैं, एनडीटीवी जैसे मीडिया या कुछ पत्रकार जैसे अविशार शर्मा हुआ या पुण्य प्रसून वाजपेयी हुआ या रवीश कुमार हुआ, ऐसे जो पत्रकारों के नाते यह बात दबी, यह बात रुकी, नहीं तो आज तक तो हिंदू मुसलमान हो चुका होता, पूरे भारत में फैल चुका होता। और इन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हिंदू मुसलमान फैलाने की। पालघर की घटना हिंदू मुसलमान, पालघर की घटना हिंदू मुसलमान, कुछ मुसलमानों ने मिलकर संतों को मारे। कैसे कितना खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के सर्वा प्रोपाइटर नरेंद्र मोदी और उसकी मीडिया सेल कितनी खतरनाक है, आप सोचने की कोशिश कीजिए। डर लगता है मेरे दोस्तों, कल किसके ऊपर क्या ये दोष मढ़ देंगे, किसको क्या कह देंगे, कोई पता नहीं। और वैसे भी एक बात और समझ लो दोस्तों, झूठ के पास उतना ज्यादा पावर नहीं होता। झूठ फैलता बड़ी तेजी से है, लेकिन उसी तेजी से वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है झूठ एकदम काई की तरह कट जाता है। और वैसे भी एक मराठे से पाला पड़ा है। पहले तो जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था वो दलाल था, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, नाम ही भूल गया, छोड़ दो। लेकिन अभी जो है उद्धव ठाकरे, वो मराठा है, वो टाई ठोक के जवाब देता है। जैसे आज इस मुद्दे पर भी उसने टाई ठोक के कहा कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है और इसे उस तरफ ना ले जाया जाए और इसको रोका जाए। मॉब लिंचिंग किसका हथियार है, आप सोचो, आप बताओ। मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा हथियार है नरेंद्र मोदी का, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना या दूसरी तरफ किसी मुद्दे को डाइवर्ट करना या जहां जवाब नहीं दे सकते हैं उसको खड्डे में डालना, इन सब कामों के लिए ये करते रहे हैं। अब इसी का शिकार हमारे 2 संत भी हो गए। उनकी कोई गलती नहीं थी बेचारों की, और उनके साथ जो भी हुआ वो जघन्य अपराध है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने यह अपराध किया उन्हें जितनी कड़ी सजा हो सके होनी चाहिए। और ईश्वर उन संतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनकी आत्म शांति के लिए मैं ईश्वर से फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं। सबसे ज्यादा कोरोना से ठीक होने वाले तमिलनाडु से हैं, सबसे ज्यादा कोरोना से ठीक होने, और जबकि दूसरे नंबर पर कोरोना वायरस इंफेक्शन में दूसरे नंबर पर था, आज 6वें नंबर पे है तमिलनाडु। यह है व्यवस्था, यह है सरकार की व्यवस्था। यहां कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती मेरे दोस्तों, यहां कोई दुर्व्यवहार नहीं, यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग हैं। यहां लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख कर वोट देते हैं, और पढ़े लिखे को वोट देते हैं, मूर्खों को वोट नहीं देते। यह उत्तर प्रदेश नहीं है, यह तमिलनाडु है। अब उत्तर प्रदेश लोग मूर्खों को वोट देते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो गंवार होते हैं, जो नरेंद्र मोदी होते हैं, उनको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अनपढ़ है। और लेकिन अनपढ़ क्यों है? उनका दोष नहीं है, इस व्यवस्था ने उन्हें अनपढ़ बना रखा है। वो पढ़े लिखे ना, इसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। उत्तर प्रदेश के सारे गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दिया गया, पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को। यह उत्तर प्रदेश का काम था।
आज पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार को हाईजैक करना चाहिए। हाईजैक नहीं, उसको बोलेंगे क्या, मतलब ले लेना चाहिए, अपने कब्जे में लेना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। क्या करेंगे योगी जी? अगर करने की कोशिश भी करें तो क्या कर पाएंगे? और अगर इतने कम पढ़े लिखे लोग अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो इसके लिए वहां की अब की सरकार और इससे पहले की सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। अब की सरकार तो पूरे शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। तो आपको अनपढ़ रखा जाता है जानबूझकर कि आप उनके हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़े। आप मंदिरों में जाके भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपकी कोई मदद करें, वो आपकी सरकार आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आज अगर आप माइग्रेटेड लेबर हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और अगर कहीं कलकत्ता में, कहीं दिल्ली में, कहीं गुजरात में, कहीं महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं तो आप मर जाइए। आपके लिए कोई दया नहीं उनके दिल में है, उनके हृदय में आपके लिए कोई जगह नहीं। उनके लिए तो बस उन बच्चों के लिए जगह है जो अमीरों के हैं और जो राजस्थान में लाखों लाख रुपया देकर पढ़ते हैं। बिहार के सारे माइग्रेट लेबरों को, बिहार के लेबरों को, मजदूरों को वहां आने से रोक रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, लेकिन उनका विधायक जाकर अपने बेटे को, बेटी को, जो भी है वो लेके आ जाता है स्पेशल पास लेकर के। ये हमारी व्यवस्था है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।